अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जनाब, ठीक ठाक रहना बड़ा ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना बड़ा ज़रूरी है। दिन का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आज का दिन हमारा नेकियों से भर दे और हम बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करें जो कि हमारी सेहत के लिए, हमारी सराउंडिंग के लिए बहुत अच्छी हों। अच्छा जी, आगे बढ़ते और सबसे पहले आज शेयर करते हैं मौसम का हाल। मौसम कैसा है कराची में? कराची में मौसम ऐसा है कि भाई काफ़ी टाइम से जो है ये बात हो रही थी कि बारिशें होंगी और ज़्यादा बारिशें होंगी, लेकिन ये पूरे 2 दिन हमने देखा कि हब्स की सी सूरत हाल हुई, बारिशें उतनी नहीं हुई। अच्छा जी, अब ओवरऑल जो बारिशों की सूरत हाल है, मौसम की सूरत हाल है, वो ये है कि शहर में आज बादल बरसेंगे, मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ मौसम मरतूब है। आज से मज़ीद बारिश के जो स्पेल्स हैं वो शहर पर असरअंदाज हो सकते हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवा में नमी का जो तनासुब है वो है जी 80%। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि जैसे कि आपको पता ही है कि एक ज़बरदस्त जो है वो पाकिस्तान में इवेंट हो रहा है, PSL पाकिस्तान सुपर लीग। तो इसमें जो एडम जंपा हैं उनका पाकिस्तान सुपर लीग में अब एक बड़ा ज़बरदस्त अंदाज़ है, एक बड़ा ज़बरदस्त गुडविल जेस्चर है। घुल मिल गए हैं वो यहाँ पर क्रिकेटर्स के साथ और इस माहौल को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान सुपर लीग है इसमें उन्होंने जब ज्वाइन किया है तो ये जो लाहौर में कोयटा ग्लेडिएटर्स के ख़िलाफ़ इवेंट के बड़े मैच से कबल जो है एडम जंपा ने मुकामी नौजवान खिलाड़ियों के साथ नेट प्रैक्टिस की और फिर उस दौरान उन्होंने टिप्स भी दी। अब ये जो ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर हैं, ट्रेनिंग सेशन के दौरान इन्होंने नौजवान खिलाड़ियों को बॉलिंग टेक्निक से भी आगाही दी। अच्छा, ये जो एडम जंपा हैं इनका PSL डेब्यू है ये, और लोग इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक थे कि भाई एडम जंपा यहाँ पर आएंगे, PSL डेब्यू है इनका, तो कैसा रहेगा। तो इट वेंट वेल और ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है कि इस तरह से जब ओवरसीज़ यहाँ पर क्रिकेटर्स आते हैं तो वो घुल मिल जाते हैं लोगों के साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि अगर आपने सोना ख़रीदना है तो ख़रीद लें। दिस इज़ बेस्ट टाइम। और ये बेस्ट टाइम क्यों है? सोना ख़रीदने के लिए सबसे अच्छा वक्त क्यों है? क्योंकि सोने की जो कीमत है उसमें हो गई है कमी और कमी का सिलसिला जारी है। तो इस टाइम से फ़ायदा उठाएं। और ये है जी फ़ायदा उठाने वाला टाइम, क्योंकि अब ये शादी सीज़न है। तो जो लोग चाहते हैं कि वो सोने का सेट बनाएं, जो लोग चाहते हैं कि वो किसी को कोई चीज़ गिफ्ट करे, उनके लिए है ये बेस्ट टाइम। सोने की कीमत में जो है वो कमी का सिलसिला जारी है। ऑल पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फ़ी तोला सोने की जो कीमत है वो है 1,000 रुपये कमी के बाद 4,67,262 रुपये, यानी ये ऑलमोस्ट कीमत कम हो गई है। और मुल्क में 10 ग्राम जो सोने की कीमत है वो है जी 858 और ये जो है वो इससे कम होके 858 से कम होकर 4,06,01 रुपये हो गई है। जबकि दूसरी जानिब आलमी बाज़ार में जो सोने का भाव है वो $10 कमी से जो है वो $4,445 फी ऑन्स हो गया है जी। तो ये है जी सोने की कीमतें। अब आपके साथ में शेयर करते हैं रेमेडी। और रेमेडी क्या है? आज मैंने सोचा कि हम रोज़ाना खूबसूरती के बारे में बात करते हैं, ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को जो है ना वो चेंज कर देती है। अगर आपका मेकअप ठीक नहीं होता तो शायद बैलेंस हो जाए, लेकिन अगर बाल ठीक नहीं हो, बाल अच्छे नहीं हो तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अच्छे बालों के लिए मेरे पास एक रेमेडी है और वो ये है जी कि आपने लंबे घने और स्याह चमकदार बालों के लिए रेमेडी करनी है। आपने लेना है बादाम का तेल, आपने लेना है नारियल का तेल और फिर उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है और फिर इसमें बालों को शाइन देने के लिए, स्मूथ करने के लिए आपने जो है शहद मिला लेना है। 1-1 चम्मच आपने बादाम का तेल लेना है, फिर शहद मिला लेना है और फिर उसके बाद आपने इसको 30 से 40 मिनट तक अपने बालों पर लगाना है। जब आप 30-40 मिनट्स इसको अपने बालों पर लगाएंगे और फिर उसके बाद वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बालों में वाज़े फ़र्क नज़र आएगा, शाइन होगी, चमक होगा। और वो जो एक होता है ना कि ज़बरदस्त किस्म का एक लुक होती है आपके बालों की, यानी जो कहते हैं ना कि बॉन्सी हेयर्स हो जाते हैं और बाल आपके लंबे भी होना शुरू हो जाएंगे और बालों का आपका स्टाइल ही चेंज हो जाएगा। ज़रूर ये रेमेडी जो है वो अप्लाई करें। अभी यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज हमारे पास ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ हैं जिनसे हम बात करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। और आज ना एक सरप्राइज़ भी है आप लोगों के लिए जो आपके साथ में शेयर करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई अब कुछ बात करते हैं कि हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं
इस बारे में सोचती भी हैं, लेकिन शायद वो हिम्मत नहीं करती। लेकिन जो ख़वातीन हिम्मत करती हैं वो आज कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर हैं और अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर रही हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट विमेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अच्छा जनाब, एक खातून को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई ऐसा काम करें जिसके लिए आपको घर से बाहर ही जाना पड़े। अगर आप अच्छी जो है वो टेलरिंग जानती हैं, कपड़े सी सकती हैं, तो घर में बैठ के आप कपड़े सी सकती हैं। अगर आप बहुत अच्छा खाना बनाना जानती हैं तो आप बैठ के घर से ऑनलाइन लोगों को उस खाने की सर्विसेज दे सकती हैं, या यूट्यूब पर अपनी रेसिपीज़ अपलोड कर सकती हैं एंड ऑल दैट। तो ये विमेन इंडिपेंडेंस जो है ये इसलिए नहीं होती है कि ये ख़वातीन को उस सोसाइटी से, घर वालों से जो है वो डिफरेंट कर दे। ये इसलिए होती है कि ख़वातीन खुद मुख्तार होकर अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करें और उनका प्राउड बने। अच्छा जी, इस पर बात करने के लिए जो है हमारे साथ ज़ैनब अंसारी मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ज़ैनब, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू टू एज वेल। आई एम अमेजिंग माशाल्लाह से, व्हाट अ ग्रेट डे इट इज टुडे। ओके, हाउ वाज योर ईद? ईद माशाल्लाह से बहुत मजेदार गुजरी है, विद फ्रेंड्स, विद फैमिली। हाँ, एंड आई थिंक आजकल की जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर फ्रेंड खानदान के साथ होना, अपने लव्ड वंस के साथ होना बहुत जरूरी है अभी। सही। अच्छा ज़ैनब, ये बताइए, जिस तरह से हम विमेन इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो कितना ज़रूरी है ये ख़वातीन को खुद मुख्तार होना, ख़वातीन के पास ऐसा टैलेंट होना जिससे वो ना सिर्फ अपना बल्कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट सिस्टम दे सकती हैं और एक अपनी फैमिली की बैकबोन भी बन सकती हैं। देखिए, इसको दो तरीके से मैं बात करूंगी। एक हाँ, तो फैमिली के लेवल पे बात करूंगी, हाँ, और एक फिर पाकिस्तान की मईशत के हिसाब से बात सही करूंगी। जी। पहली चीज, आप एज अ वुमन, आपको तो इजाजत है, इस्लाम ने आपको जब इजाजत दी है तो कोई है नहीं इस दुनिया में जो आपको हाँ, रोक सकता है काम सही। करने से। हाँ, ये जो हमारे कल्चरली हमें रोका जाता है, ये इस्लामी चीज नहीं है बाय द वे। हाँ, ये हमने दूसरे कल्चर से, दूसरे रिलीजन से पिक किया है ये चीज, हाँ, के औरतों को घर में बैठाना। सही। दूसरी चीज, जब औरतें घर पे बैठती है, काम नहीं करती है, इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बनती है, तो वो इसेंशियली पावर्टी के लेवल से नीचे रह रही हैं। और औरतों को ये अंदाजा नहीं है कि जो आपके घर में आती है और सफाई करती है ना, वो आपसे ज्यादा खुद मुख्तार है, वो आपसे ज्यादा कमाती है। ओके, ये सोचने की बात है कि आपको अंदाजा नहीं है कि आप पावर्टी लेवल के नीचे। अब ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज, आजकल की इकोनॉमिक में एक सिर्फ मर्द नहीं कर सकता, ये पूरा का पूरा खानदान को नहीं हैंडल कर सकता। आप माँ बाप को भी हैंडल करें, बच्चों को भी हैंडल करें, इंक्रीजिंग कॉस्ट को भी करें, तो बहुत जरूरत है कि दो दो इनकम्स आए घर के अंदर, चाहे वो आप बिजनेस से हो, चाहे वो आप प्रोफेशनल से हो। और सबसे आखिर में मैं ये कहूंगी कि आपके मुल्क में आप 50% तो औरतें ही हैं, और वो आप ही, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप सोचें, आपका एक फिक्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पाकिस्तान में जो बदल नहीं सकता है, जो मईशत को बार बार लाइबिलिटी बन रहा है हमारी इकोनॉमी में। तो ये बहुत जरूरी है कि औरतों को समझ में आए कि हमारा भी रोल है इस मुल्क के अंदर, डिसीजन मेकिंग में, इसमें इकोनॉमी में इजाफा करने में, सोसाइटी में इजाफा करने में, अपने आप को अलग कर देने सोसाइटी से ना। ये नॉर्मल चीज नहीं है, ये पूरे दुनिया में नहीं होता है। इतने ममालिक हैं, पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम मुल्क नहीं है, और पूरे दुनिया में इतने मुल्क हैं जहां औरतें कर रही हैं ये काम, और वो अपने मुल्क को और बढ़ा रही हैं, आगे बढ़ा रही हैं। ईरान सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। 88% उधर की औरतें उधर साइंटिस्ट हैं, तो उससे बड़ी क्या एग्जांपल है। उधर तो ज्यादातर औरतें एजुकेटेड हैं। ओके, एंड माशाल्लाह से वो देखते हैं कि उनकी मुल्क की रेजिलियंस में नजर आती है वो चीज। हमारे यहाँ ये कहानी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। सही। अच्छा, अब ये तो आपने बहुत अच्छे से बताया कि भाई मईशत में कितना अहम किरदार हो सकता है। अगर दो आमदनी हो, ख़वातीन कमाएं, तो न सिर्फ फैमिली बल्कि इकॉनमी में भी वो अहम किरदार अदा कर सकती हैं। लेकिन इन जनरल अगर हम बहुत ज़्यादा बेसिक बात करें, उन ख़वातीन की बात करें जो बहुत सादी ख़वातीन हैं, जो दिन भर घर में होती हैं और कामकाज भी कर रही होती हैं, लेकिन बहुत टैलेंटेड होती हैं, तो वो क्या कुछ कर सकती हैं और उनको ये कैसे कम्युनिकेट किया जाए, ये कैसे समझाया जाए कि भाई आप भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं और आप भी इस मईशत का हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि एक आम घर में बैठी हुई खातून को जब आप ये कहेंगी कि आप पाकिस्तान की इकॉनमी का हिस्सा बन सकती हैं, तो वो ये सोचेगी ना कि कैसे। तो आज ज़रा उन ख़वातीन को ज़रूर बताएं, उन ख़वातीन को थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब करें कि वो
भी इस मईशत का पार्ट बन सकती हैं और घर बैठे हुए भी बन सकती हैं, ताकि उन तक हमारा ना ये मैसेज क्लियर जाए। जी ज़ैनब। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जिस तरीके से बात की ना, बिल्कुल सही बात की है कि एवरीबडी, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं हमें, व्यूअर्स जितने भी, सबके सब इस मईशत के हिस्सा, एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है। सही। अगर आप सिर्फ इतनी सी चीज है, आपके हाथ में जो फोन है, ये आपको पूरी दुनिया से कनेक्ट करती है। पता है, मैं थर गई थी पिछले साल जी। और थर जैसे एक बिल्कुल मुल्क का एक बिल्कुल कोना है, उधर बच्चे बैठ के इस्तेमाल कर रहे हैं टिकटॉक, इस्तेमाल कर रहे हैं यूट्यूब, और उधर के गांव के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और यूट्यूब पे वो जो सिल्वर पैनल्स है, प्लेटर्स, इन लोगों को मिल रहे हैं क्योंकि वो इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, इतना फॉलोइंग है, वो पैसे भी बना रहे हैं, पैसे भी बना रहे हैं। तो अव्वल तो इंटरनेट इस्तेमाल करें। टिकटॉक है, टिकटॉक शॉप है, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम शॉप है। अगर इसके बारे में पता करना चाहती है, आपको सिर्फ यूट्यूब पे जाके लिख लेके मैं किस तरह पैसे बना सकती हूँ ऑनलाइन, और आपके पास 10,000 तरीके होंगे ऑनलाइन पैसे बनाने के। एंड जिस तरह आपने एग्जांपल दिया है कि आप स्टिचिंग कर सकती है, थोड़ी सी सिलाई करके आप वो बेच सकती हैं। उसके अलावा आप क्या कहते हैं, खाना आप अपनी केटरिंग कर सकती हैं। उसके अलावा मैंने ऐसे ऐसी चीजें देखी हैं कि लेडीज अपने अपने इलाकों से हैंडीक्राफ्ट्स बना के लेकर आती है और शहर में आके बेचती है। और उधर भी उन्होंने ऑनलाइन बनाई हुई है ग्रुप्स, ओके, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स है। अब वो व्हाट्सएप पे बताती है कि अब मैं कराची से इस दिन हूँ, और वो फिर सारी लेडीज जमा हो जाती है, वो जाके बेचती हैं। तो आई मीन मिनी एग्जीबिशन चला रही हैं। और ये जिन लेडीज की मैं बात कर रही हूँ, ये गाँव देहात की औरतें हैं जो इतनी माशाल्लाह से केपेबल और इंडिपेंडेंट है। सो अच्छा, अब बिल्कुल ज़ैनब, जिस तरह से आपने बात की ना, विलेज का जिक्र किया, तो विलेज के जिक्र में ना एक चीज़ हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो विलेज की ख़वातीन होती हैं, स्पेशली हम उन विलेजेस की बात कर रहे हैं जिनके पास बड़ा टैलेंट होता है, सिलाई कढ़ाई जानती हैं या बहुत सारा आर्ट वर्क वो कर लेती हैं। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं, कुछ जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ की अगर बात करें तो कालीन भी बुन लेती हैं, शॉल्स भी बना लेती हैं, स्वेटर भी बना लेती हैं। और जब वो ख़ुद बना के उसको सेल आउट करती हैं या ख़ुद बना के किसी को देती हैं, तो वो कम पैसों में देती हैं, लेकिन उनसे जो लोग ख़रीदते हैं ना, तो वो उनकी कीमत थाउजेंड्स में होती है और कभी कभी लाखों में भी होती है। तो उनको ये अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है कि उनके पास कितना टैलेंट है, और अगर वो खुद से घर बैठे ये काम करेंगी और ख़ुद से घर बैठे अपने टैलेंट को प्रमोट करेंगी, तो वो भी लाखों रुपए कमा सकती हैं। एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक इस पे बहुत कुछ पाकिस्तान में जनरली हम इस तरह हैं, ये पता ही सिर्फ औरतों का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। आपने हिमालयन सॉल्ट का सुना होगा, हमारे यहाँ कितने सस्ते में बेचा जाता है, बाहर पैकेज होता है और इतने महंगे तरीके से उसको बेचा जाता है, राइट। तो ये हम हर तरीके से, हमारे हैंडीक्राफ्ट बाय द वे बड़े खूबसूरत है। आप बहावलपुर जाए तो आपको चिकनकारी कितनी खूबसूरत मिलती है, मुकेश कितनी खूबसूरत मिलती है। आप थर जाए तो उनकी खास किस्म की जो काम है हमारे बहुत खूबसूरत है। ये चीज पूरे दुनिया में इसको रिस्पेक्ट किया जाता है। बाय द वे, आपके डिजाइनर्स है पूरे दुनिया में जो हमारे क्लासिक चीजें को कॉपी करते हैं और उसको $1,000 के, $5,000 के प्राइस टैग लगाते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते ये चीज? सही। अच्छा, एक खातून को अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए इन अ सेंस ऑफ बिजनेस, कि वो कहाँ से स्टार्ट करे? लाइक उसने अपने घर में बता दिया कि मैं ये करना चाहती हूँ, बट यू आर एक्सपर्ट, तो लोगों को गाइड करें कि वो इनिशियली अपना बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं और पैसे भी नहीं लगाना चाहते, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, बट उसको कैसे इन्हेंस करें, कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए? क्योंकि अब अगर कोई शेफ़ है और उसने खाने बना के रेसिपीज़ शेयर करना शुरू किए हैं, लेकिन वो फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर नहीं होता गो थ्रू, तो वो किस तरीके से आगे चलेगा और उसकी कंसिस्टेंसी कितनी रहनी चाहिए, उसको कब तक जो है वो काम करना चाहिए, कैसे उसको आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं? वेल, पहली चीज ही समझना चाहिए, जब आप बिजनेस में आते हैं ना, तो ये एक जादू की छड़ी नहीं है कि आपने बस दबाया और बस आगे क्लाइंट। आपको टाइम लगता है, आपको अपने नाम बनाने में टाइम लगता है, आपको क्वालिटी लोगों को समझाने में टाइम लगता है। लोगों को बहुत सारे मैं देखती हूँ लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। हर बंदा बिजनेसमैन बन नहीं सकते इसी वजह से, राइट। अनफॉर्चुनेटली आपको लगातार मुस्तकिल करना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता। मे भी शायद आपको ये अंदाजा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट मे भी 100% नहीं है। मेरे साथ एक दो दफा केसेस हुई हैं जहाँ आई है, मेरे लेडीज नहीं आई कहते कि ये हमारे ये प्रोडक्ट है, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, बिकता नहीं है। प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल किया, मैंने उसको कहा यार इतने 10 मसले मुझे नजर आ रहे हैं। अब दूसरे लोग आपको शायद बोल नहीं रहे तो आपको पता नहीं है, मगर आपको प्रोडक्ट के अंदर इशू है, ये लोगों में मसला नहीं है।
सही। राइट। सो ये चीज समझना बड़ा क्लियर है कि अगर आपकी चीज बिक नहीं रही है तो फिर एक नई चीज लेकर आए, अगर वो नहीं बिक रही है तो इनोवेशन आप लेकर आए, बार बार इस कहानी के अंदर आप बार बार इस चीज को इम्प्रूव करें। अगर आपका एक पर्टिकुलर रेसिपी है जो बहुत चलता है, हाँ। कुछ हमने रेस्टोरेंट देखे जो एक ही चीज एक ही निहारी बेचता है, हाँ। और वही बेचते हैं और उसी पे उन्होंने पूरे पूरे एक बिजनेस खड़ा किया हुआ है, राइट। हाँ। तो आपको कभी कभार मुस्तकिल मेहनत करनी पड़ती है देखने में कि कौन सी चीज चलती है और कौन सी नहीं है। बहुत बिजनेसेस एक प्रोडक्ट से शुरू होती है, फिर बाद में वो समझते हैं कि यार प्रोडक्ट ज्यादा पैसा बना रहे हैं तो हम अब इस डायरेक्शन में जाएं। इस कांस्टेंट चेंज है, बिजनेस पे कॉन्स्टेंटली आपने टाइम लगाना है। इंटरनेट पे अगर आप जाएं, इतना ज्यादा कंटेंट है दुनिया में, तो लोग क्यों देखेंगे आपको, क्यों लाइक देंगे आपको? इसी वजह से देंगे कि आप कॉन्स्टेंटली एक अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ। हाँ, कंसिस्टेंसी, बिल्कुल कंसिस्टेंसी की है। सही तो है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ज्यादातर 6 महीने 6 से 8 महीने के अंदर आना शुरू होता है हाँ। इम्पैक्ट। अगर नहीं नजर आता है तो फिर आप बार बार चेंज चेंज चेंज, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे। हाँ। और अगर वो खाने से आप खाना बेच रहे हैं, खाना से आप निकल कर किसी और डायरेक्शन में जाना चाहते हो, वो नेवर नो, शायद वो भी काम कर जाए। हाँ, सही, Yeah. बिल्कुल। अच्छा, अब जिस तरह से आपने बताया ना कि कंसिस्टेंसी की बड़ी ज़रूरत है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो ख़वातीन घर में बैठी हुई हैं और वो कोई बिज़नेस स्टार्ट करती हैं, जस्ट लाइक उन्होंने ऐसा बिज़नेस स्टार्ट किया है जो उन्होंने यूट्यूब पे शुरू किया है, इंस्टाग्राम के थ्रू उन्होंने प्रमोट किया है, वो नहीं चलता है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि घर बैठे कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। अब जब जो ख़वातीन घर बैठे रोज़ाना खाना बनाती हैं, रोज़ाना मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें कर रही होती हैं घर के लिए, तो उसमें भी तो वो रोज़ाना कुछ नया ट्राई कर रही होती है ना, तो वाई नॉट फॉर देयर सेल्व्स, मतलब आप अपने लिए भी कुछ करें। तो जब हम मी टाइम की बात करते हैं ना कि ख़वातीन को अपने लिए मी टाइम निकालना चाहिए, तो उस मी टाइम में अगर कोई ख़ातून जो है वो कोई प्रोडक्टिविटी, कोई क्रिएटिविटी दिखाना चाहती हैं, तो 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट अपने 24 घंटे में से निकाल के वो अपने मी टाइम में सोशल मीडिया पर अपना कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकती हैं। एंड आई थिंक ये बहुत ईजी बात है, मगर हमारे यहाँ ख़वातीन इस प्लेटफॉर्म पर भी अब भी आने में हिचकिचाती हैं एक्चुअली, क्योंकि लोगों के दिमाग में है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये मसले होंगे, वो मसले होंगे। इसको हम बोलते हैं डिसीजन पैरालिसिस। ओके, जब आपको बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाता है, आपको लगता है यार ये भी होगा, वो भी होगा। मेरे पास कुछ लड़कियां आई, उन्होंने कहा कि ये देखिए हमें रजिस्टर भी करना होगा, ये कितना महंगा। वो उसको मैंने बैठ के बोला था कि भाई तो फिर रजिस्ट्रेशन इतना महंगा नहीं है, SCCP ने बड़ा आसान किया है, आप ऑनलाइन अपने फोन से रजिस्टर कर ले, आपको लिटरली इतना मुश्किल नहीं है। वो तो इनकरेज करे कि आप आके करें। बल्कि तो उल्टा औरतों के लिए स्कीम्स बनाए उन्होंने, उनको पता चलेगी कि दीज आर वुमेन, तो आप उन औरतों की स्कीम्स के लिए अप्लाई कर सकती है। स्टेट बैंक कितने स्कीम्स करती है औरतों के लिए, इतने कंपनीज, SEDF, एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड, ये सब कर रहे हैं। मगर क्या होता है कि अगर आपने अपनी जिंदगी का वो मकसद बना दिया कि मैं रोज सिर्फ ड्रामे देखूंगी, रोज वाला कंटेंट देखूंगी, जैसे मुझे कोई काम नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ एंटरटेन हो रही हूँ, तो फिर ऑब्वियसली आप काम नहीं कर सकती। जो लोग काम करते हैं ना, काम करने वाले लोग रिसर्च करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपके पास फोन है, आपकी अब कोई बहाना नहीं है किसी के पास, सही, राइट। सो अब वो आपके ऊपर है कि आप कितना खुद टाइम निकालें, जैसे आपने बोला था मी टाइम से टाइम निकालें। देखिए, औरतों के पास एक चीज डेफिनेटली हमें एग्री करना चाहिए कि उनके ऊपर ज्यादा बोझ है निस्बतन किसी और से। ओके, क्योंकि वो माँ भी है, बीवी भी है, घर भी संभालना है, फिर सबके इमोशंस भी संभालना है, सब हर चीज संभाल रही है एक औरत, तो उसके ऊपर से उसको कोई थैंक यू भी नहीं करता है। ओके, तो वो एक थकान सी महसूस करती है, एक एग्जॉस्शन सी होती है, जिसकी वजह से वो डिसीजन मेकिंग में भी थोड़ा सा वो कहती है कि नहीं अभी मैंने रिलैक्स करना है। मैं समझती हूँ ये चीज, मगर अगर आपने अपने पोजीशन से अपने पोजीशन को बदलना है तो थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती, काम नहीं होता है। सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है ज़ैनब, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है, शायद थोड़ी सी ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। और मैं हमेशा ये बात करती हूँ और लास्ट ईयर से हम अपने शो पे इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया है, ये जो ऐप्स हैं, ख़वातीन इसका इस्तेमाल करें, पॉजिटिव इस्तेमाल करें, अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपनी जो सलाहियतें हैं, वो इस पर ज़रूर आजमाएं। और जब आप कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, मेहनत करते हैं, तो यकीन कीजिए, वही बात जो हमेशा करती हूँ कि अगर आपने एक लम्हे भी मेहनत की है, अल्लाह ताला जो है ना, आपको उस एक लम्हे की मेहनत का भी रिवॉर्ड देते हैं। तो कीप ट्राइंग और
मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंसी दिखाते रहिए, थोड़ी सी हिम्मत करें, ऐप्स डाउनलोड करें और देखिए कि वहाँ पर आप क्या कुछ कर सकते हैं। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो भाई अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कि मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं और मुल्क से बाहर जाने के लिए उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ का जो वीज़ा है उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। जैसे हम हमेशा बात करते हैं और आपको बताते हैं कि स्टूडेंट्स कैसे जा सकते हैं मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए और जॉब के लिए, या फिर अगर कोई इमिग्रेशन वीज़ा पे जाना चाहता है तो जो है वो कैसे जा सकते हैं। लेकिन अभी जो मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल है, जो करंट कंडीशन है, उस तनाजुर में जो है वो ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पाकिस्तानी ईज़िली जा सकते हैं, और इससे पहले उन कंट्रीज़ के लिए जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है उनका क्या प्रोसेस है, अभी वो वेटिंग लिस्ट पे होंगे या उनको कितना वेट करना पड़ेगा या सिचुएशन क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शाहज़ेब भाई मौजूद हैं। उनको वेलकम करते शो में। अस्सलाम वालेकुम शाहज़ेब भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद है आप भी अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। शाहज़ेब भाई ये बताइए क्या है करंट सिचुएशन, और लोगों ने जो वीज़ा अप्लाई किया हुआ है अभी क्या वो वेटिंग पे हैं या फिर वो वेट नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं? साथ में ये भी ऐड कीजिएगा कि ऐसी कौन सी कंट्री है जहां अभी करंटली लोग अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए। अच्छा, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उस हवाले से कुछ जो पॉलिसीज में चेंजेस हैं वो स्पेशली ज़ाहिर है यूएस इमिग्रेशन के हवाले से, क्योंकि यूएस का डायरेक्ट ताल्लुक है अभी करंट सिचुएशन से। तो हमें देखने में ये मिल रहा है कि यूएस के दो तरह के इमिग्रेशन प्रोग्राम्स होते हैं। एक नॉन इमिग्रेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो विजिटर वीजा, स्टूडेंट वीजा, बिजनेस इमिग्रेशन या वर्क परमिट्स के नाम से होते हैं, और एक इमिग्रेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि EB2 NIW है, इसके अलावा EB1 है, EB3 है, इस तरह की सारी फैमिली इमिग्रेशन उसमें आ जाती है। अभी देखने को ही मिला लास्ट जो एक महीने से अगर हम देखते हैं तो जो नॉन इमिग्रेंट्स है उसके कुछ अपॉइंटमेंट की कैंसिलेशन हुई थी, चूंकि एम्बेसी जो इधर कराची जो कॉन्सुलेट है उसके ऊपर ज़ाहिर अटैक हुआ था, तो उसमें कुछ अपॉइंटमेंट कैंसिल जरूर हुए थे, लेकिन उनको फिर रीशेड्यूल करके अपॉइंटमेंट को उन्होंने मई या जून की उन्होंने डेट्स दी हैं। अच्छा। तो अभी फॉर द टाइमिंग एक पॉज है, एक शॉर्ट पॉज है जो नॉन इमिग्रेंट प्रोग्राम्स के लिए, जिसमें ऑल दो अगर आप जाते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट की डेट्स मिल जाती है वेबसाइट पे, लेकिन अभी जो डेट्स मिल रही हैं वो तकरीबन मई जून की मिल रही हैं डेट्स, अभी अप्रैल की कोई डेट्स नहीं मिल रही हैं या मुश्किल से मिल रही हैं। तो एक तो ब्रेक ये है। दूसरा ब्रेक इमिग्रेशन के हवाले से EB2 NIW में वो ये है कि क्योंकि अभी 75 कंट्रीज को उन्होंने फ्रीज किया था वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए इमिग्रेंट प्रोग्राम्स में, जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान भी शामिल था, और उसका ताल्लुक डायरेक्टली इस जंग के हालात की कंडीशन से नहीं था, क्योंकि ये जनवरी की अपडेट थी और इसमें इन्होंने एक बड़ी मेजर अपडेट के अंदर ये किया था कि ज़ाहिर जो पाकिस्तान से जाते थे वहाँ पर इमिग्रेंट्स अमेरिका के अंदर, तो वहाँ पर उनके पब्लिक फंड्स के ऊपर बर्डनाइज हो जाते थे। तो अब कुछ ऐसी पॉलिसी फॉर्मुलेशन अमेरिका कर रहा है अपने तौर पे कि ये रेक्टिफाई हो सके सारी प्रॉब्लम्स को, लेकिन तमाम प्रोसेसेस यूएस इमिग्रेशन के एज इट इज चल रहे हैं। जो विजिटर वीजा के प्रोसेसेस है वो एज इट इज चल रहे हैं, सिर्फ फॉर अ टाइमिंग एक शॉर्ट पॉज आया हुआ है, और ये उन तमाम लोगों के लिए भी अर्ली मूवर एडवांटेज होगा जो इस टाइम पर अपना डिसीजन लेते हैं या ले रहे हैं। तो उनका क्यों कम हो गया है? अगर हम अभी इमिग्रेंट प्रोग्राम को देखते हैं, लास्ट एक हफ्ते की जो अपडेट है उसमें सारा जो पाकिस्तान के अंदर बैकलॉग था इमिग्रेशन प्रोग्राम का, वो सारा क्लियर हो गया है। अभी करंट डेट आ गई है इसकी कि अगर आप आज की डेट में अप्लाई करते हैं वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस, जी। तो आपको अपॉइंटमेंट एम्बेसी से बड़ी जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। चले शाहज़ेब भाई, डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं और फिर शाहज़ेब भाई से मुझे बारे में पूछते हैं। वेलकम बैक। तो भाई शाहज़ेब भाई हमारे साथ हैं, और शाहज़ेब भाई मैं चाहूँगी कि आप अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करें, फिर वन बाय वन करके हम दीगर कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं और फिर इस बारे में बात करेंगे कि स्टूडेंट्स जो है वो किन कंट्रीज़ का वीज़ा अभी इस सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्योंकि इमिग्रेशन की पॉलिसीज में तो ज़ाहिर चेंजेस आते रहते हैं जी। और जो भी हमें इस टाइम पे देखने को मिल रहा है अमेरिका में, ये पास्ट में बहुत सारे मजीद कंट्रीज में भी
फ्रिक्वेंटली चेंजेस आते हैं, हम जरा उसको अमेरिका में ज्यादा उस तनाजुर में देख जी रहे होते हैं चेंजेस को, जी जी लेकिन ये चेंजेस मुख्तलिफ कंट्रीज में वैसे भी आते रहते हैं। लेकिन सही आज की डेट में भी अगर हम बड़ी जबरदस्त अपडेट्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन, कैनेडियन इमिग्रेशन इस टाइम में बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रही है अच्छा और उसके इन्विटेशंस बड़ी तेजी से आ रहे हैं। क्या क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली पहले अगर कैनेडियन इमिग्रेशन की, हाँ तो कनाडा जो पिछले 1-1.5 साल से हम ट्रेंड देख रहे थे, तो वो तमाम हेल्थ प्रोफेशनल्स को प्रेफरेंस देते थे कि अगर आपके पास आप साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, हाँ तो आपके पास इन्विटेशंस आ जाते थे। लेकिन बाकी प्रोफेशंस जरा स्लो डाउन चल रहा था। लेकिन सही अभी इस साल जो जनवरी 2026 की अपडेट है, हम कैनेडियन इमिग्रेशन को देखते हैं, तो उन्होंने पूरे स्टेम को कैलकुलेट कर लिया। स्टेम का मतलब है साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, कि जिसमें मुख्तलिफ प्रोफेशंस के मजीद लोगों को इन्विटेशंस, तकरीबन कोई 4,500-5,000 हजार इन्विटेशंस एक टाइम में दे रहा है। और वो तमाम लोग जिन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज किया हुआ है, तो उन लोगों के लिए एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कैनेडियन इमिग्रेशन में भी, कि अच्छा कनाडा बाकायदा तौर पे जो एक फ्रेंच लैंग्वेज जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जो भी जी जी कैंडिडेट्स हैं, हाँ उनको बड़ा तेजी से इनविटेशन दे रहा है, ऑल दो किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं। सही तो कैनेडियन इमिग्रेशन एक बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है जनवरी से अगर हम देखते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जो इमिग्रेशन है शाजिब भाई, वो एक तो रिवैम्प की है। ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक कनाडा, एक जर्मनी, यानी कि ये इन तीनों के जो वीज़ाज हैं वो स्टूडेंट्स को या फिर जो फैमिली इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं उनको इजीली मिल सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, अच्छा बिल्कुल ऐसे ही सही। है। तो अब वही बात कर लेते हैं कि कम से कम खर्चे में कैसे लें भाई कनाडा का वीज़ा, कैसे जाएं जर्मनी, कैसे जाएं ऑस्ट्रेलिया? प्लीज़ शाजिब भाई स्टूडेंट से स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा, अगर जब अगेन हम जाहिर है पहले हम हमेशा स्टूडेंट वीजा को देखते हैं, हाँ और स्टूडेंट वीजा में जो भी इंक्वायरीज होती हैं या जो भी पर्सन जाना चाहते हैं वो कम से कम बजट में जाना चाहते हैं। तो अगेन हम इस पे यही बात करते हैं कि जो एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, हाँ उनका बजट जाहिर है ज्यादा बजट होता है थोड़ा सा, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम कम बजट में जाना चाहते हैं तो यूरोप के काफी सारे कंट्रीज हैं जिसमें जाहिर है हम जर्मनी भी देखते हैं, हम इसके अलावा फ्रांस देखते हैं, हम स्वीडन देख रहे हैं। मतलब हाँ उसमें स्टूडेंट में ये है कि अब आप बहुत ही लेस बजट के अंदर आप अपनी स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं, और इस टाइम पर जो स्टूडेंट के एडमिशंस भी ओपन है। और इसके अलावा बड़ी एक जबरदस्त चीज है कि जो अभी ब्लॉक अकाउंट है उसका भी अमाउंट एवरी ईयर रिवाइज जरूर होता है, लेकिन इस साल अभी उन्होंने रिवाइज नहीं किया है। अच्छा तो आप एक कम आप ब्लॉक अकाउंट के अंदर, कम बैंक स्टेटमेंट के अंदर, और इसके अलावा अगर हम सिर्फ बजट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट में आपको फीसेस भी बहुत ज्यादा नहीं पे करनी होती। सही और अगर जो लोग हमारे इस प्रोग्राम से अगर कोई स्कॉलरशिप्स के हवाले से देख रहे हैं, जी क्योंकि अक्सर जाहिर बात है जो लोग हाँ स्कॉलरशिप जो पे जाना ऑप्शंस चाहते हैं। एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हाँ वही देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस 100% की क्या अवेलेबल है। तो उसमें हम देखते हैं तो इटली जो है कंट्री, वो बड़ा जबरदस्त कंट्री है, और इटली में इस टाइम पर 100% स्कॉलरशिप्स है। तो वो ग्रेट। तमाम नाजरीन जो कि फ्री ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं कि बिल्कुल कोई भी फीस ना हो, तो इटली का ऑप्शन बहुत बेहतर ऑप्शन है। तो और इटली जाने के लिए क्या करना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं, स्टूडेंट्स को इनिशियली क्या करना होगा? और जिस तरह से आपने कहा कि इटली फ्री में जा सकते हैं, तो इटली फ्री में कैसे जा सकते हैं, ज़रा थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि भाई स्टूडेंट्स इटली के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी फ्री। जी जी शाजिब भाई। अच्छा, शाजिब भाई की आवाज़ जो है वो हम तक नहीं आ रही है, तो ट्राई करते हैं दोबारा शाजिब भाई से बात करने की और फिर कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। अब ये जो हम बात करें ना कि स्टूडेंट जो है वो वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें मैसेजेस करते हैं, बहुत सारे लोग हमें मैसेजेस करते हैं और वो पूछते हैं कि भाई हमें फैमिली इमिग्रेशन वीज़ा जो है वो अप्लाई करना है, तो हम कैसे अप्लाई करें? और जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस बारे में बात कर रहे होते हैं। बट आई मस्ट से कि जितने भी स्टूडेंट हैं और जो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं या जो पढ़ना चाहते हैं, वो अपनी जो एकेडमिक करियर है उसके ऊपर तवज्जो दें और अपने ग्रेड्स के ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो दें। मैंने में ज्वाइन किया है। शाजिब भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे हाँ शाजिब भाई, बिल्कुल वो जो मैं आपसे पूछ रही थी ना कि इटली मुफ्त कैसे जा सकते हैं स्टूडेंट्स या फिर वो लोग जो कि फैमिली को लेके जाना चाहते हैं, तो ज़रा बताइए क्या क्राइटेरिया है इटली मुफ्त जाने का? देखिए, इटली की सबसे जबरदस्त चीज ये कि इटली की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान से वीजा मिल जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर हम जैसे फिनलैंड की बात करते हैं, जैसे डेनमार्क है जिसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, लोगों को कतर जाके, दुबई जाके वीजा पहले वहां से अप्लाई करना होता है, एंड देन वीजा मिलता है, फिर वो लोग फिनलैंड जाते हैं। लेकिन इटली में फायदा ये है
कि एक तो इटली का वीजा रेशो काफी बेहतर है, फ्री एजुकेशन है और इसका वीजा पाकिस्तान से इजीली मिल जाता है, पाकिस्तान में एम्बेसीज की मौजूद है, तो सही। आपको हैजल फ्री ये पूरा प्रोसेस है। अगर हम इसके टोटल एक्सपेंस की इसकी क्विकली अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऑलमोस्ट कोई 2 से 3 लाख रुपए का टोटल एक्सपेंस आता है, अच्छा। क्योंकि जब इसमें हमें ट्यूशन फीस नहीं पे करनी है हाँ। तो इसमें 2 से 3 जो टोटल एक्सपेंसेस है वो हेल्थ, आपको इंश्योरेंस सारे बाय करनी होती है, आपने यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की जो एप्लीकेशंस हैं सही। उसकी आपने जाने फीस आपने पे करनी होती है। इसके अलावा आपने एक आइल्स आपने जाहिर बात है आपने अटेम्प्ट करना होता है, जितना अच्छा आइल्स का स्कोर होता है। सही। इसमें बहुत सारे ऐसे भी ऑप्शंस अवेलेबल है इटली के, हाँ। जो तमाम स्टूडेंट्स आइल्स अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि आइल्स हम अटेम्प्ट ना करें और उसके बगैर भी कोई ऑप्शन मिल जाए, सही। तो इटली उन लोगों के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। अच्छा, तो इटली में यानी आइल्स अगर नहीं कर, अगर कोई आइल्स नहीं करना चाहता है तो वो इटली जा सकता है और उसको वीजा मिल सकता है। वीजा मिल सकता है, विदाउट आइल्स भी मिल सकता है। उसमें वीजा एप्लीकेशन फीस सिर्फ होती है, तो जो मैंने आपको एक्सपेंस बताई है सिर्फ 3 से 4 चीजों के हैं। बाकी इसमें आपको एक आपको ज़ाहिर बैंक स्टेटमेंट एक अरेंज करना होता है और वो अगर आप ये सारी चीजें एम्बेसी में सबमिट करते हैं हाँ। तो आपको कुछ टाइम में उसका वीजा ग्रांट हो जाता है। फिर आप जब अब जाते हैं शाज़ेब भाई देखें, अब बात वही है ना कि अगर एक स्टूडेंट है, चले जी, अगर कोई ऐसा शख्स जो जॉब पर है वो मुल्क से बाहर जाना चाहता है, उसने इटली के लिए अप्लाई कर दिया, स्वीडन के लिए अप्लाई कर दिया, फाइन इनफ उसका कुछ बैंक बैलेंस भी होगा, बट जो जॉब के लिए जाना चाहते हैं, जो पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, जो स्कॉलरशिप पे जाना चाहते हैं, चलिए स्कॉलरशिप का तो एक अलग सिनेरियो है, पर जो पढ़ने के लिए स्टूडेंट जाना चाहते हैं, बैंक बैलेंस या बैंक स्टेटमेंट अरेंज करना उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? अगर किसी के पास किसी स्टूडेंट के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो क्या करे वो, क्या ऑप्शन है उसके पास? अच्छा, ये आपने बड़ा जबरदस्त और बड़ा टेक्निकल सवाल किया, क्योंकि नॉर्मली लोगों के जहन में सवाल यही होता है कि चूंकि एक स्टूडेंट अभी अगर वो कोई इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट है तो वो कहाँ से अपनी बैंक स्टेटमेंट अरेंज करेंगे। यस। तो देखिए, बैंक स्टेटमेंट के लिए हमेशा से मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि वो आपके पेरेंट्स की बैंक स्टेटमेंट, आपके ब्रदर सिस्टर्स की स्टेटमेंट सिबलिंग्स में, यानी कि और स्पेशली बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो मुख्तलिफ आपके रिलेटिव्स की स्टेटमेंट को भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये सिर्फ नहीं है इस तरह का मामला कि आपके स्टूडेंट के अकाउंट में अमाउंट वो मौजूद हो, बैंक स्टेटमेंट शो करने वाला, वो किसी भी रिलेटिव की, अपने पेरेंट्स में, अपने सिबलिंग्स की कोई भी बैंक स्टेटमेंट वो यूज कर सकता है। अच्छा। तो ये एक और बड़ा जबरदस्त इसमें ऑप्शन है कि अगर उसके अकाउंट में नहीं भी अमाउंट है तो उसको परेशान होने की उसमें जरूरत नहीं है। वो अपनी किसी की भी स्टेटमेंट को यूज कर सकता है, उनका सोर्स ऑफ इनकम लगा सकते हैं, उनके टैक्स के डॉक्यूमेंटेशन लगा सकते हैं और इसके अलावा उनके जो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है वो साथ अटैच हो जाता है। सही। तो यानी कि अगर कोई स्टूडेंट मुल्क से बाहर जाना चाहता है, उसके अपने पास जो है वो बैंक स्टेटमेंट नहीं है, पेरेंट्स के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो वो अपने रिलेटिव्स के बैंक स्टेटमेंट जो है वो साथ में अटैच कर सकते हैं। अब इसमें आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, शाज़ेब भाई, वो रिलेटिव्स क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है कि उनके लिए क्या कंडीशंस रखी हुई हैं, वो ज़रा बता दें ताकि क्लियर हो जाए लोगों को। अच्छा, ये जो रिलेटिव मैंने बताइए, ये सिर्फ कंट्रीज में है जिसमें रिलेटिव्स भी एक्सेप्टेबल है। हाँ। और रिलेटिव के ज़ाहिर है एज सच कोई मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मैंने आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए वो तो रिक्वायर्ड है ही। जी जी। इनिशियल डॉक्यूमेंट के अलावा एक और जो डॉक्यूमेंट है जो आपका रिलेशनशिप शो करे। हाँ, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब वो जेन्युइन आपका उनसे रिलेशनशिप हो ना। जी हाँ, सही। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, फैमिली ट्री कहलाता है वो नादिरा का। सही। आपको होता है कि अगर आपके वो मामू हैं तो एफआरसी में आपको शो करना होता है, आप अपने पेरेंट्स का एक एफआरसी बनवाएंगे, इसके अलावा फिर आपकी मदर का एक एफआरसी बनेगा जिसमें आपके मामू शो हो रहे होंगे। इस तरीके से एफआरसी के साथ वो फैमिली ट्री शो होगा और उसमें आपका रिलेशनशिप मेंटेन हो जाएगा। और ये तमाम कवर लेटर भी मेंशन करते हैं कि मेरे मामू मेन स्पॉन्सर हैं, और ये इसमें स्पॉन्सर का वर्ड यूज होता है, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट बनता है कि एफिडेविट के ऊपर जो स्टैम्प पेपर पे बनता है कि मामू कंप्लीट सपोर्ट करेंगे, उनके वहां पर जितनी एप्लीकेशन होगी, जो भी फीसिस वहां पर होंगी, उन तमाम फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर, स्पेशली जो आपकी यहाँ पे फ्लाइट टिकट्स हैं, रिजर्वेशंस हैं, हम आपके मामू को बेयर कर रहे होंगे, तो उसके बाद वो लेटर निकलते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं, तो उस पे ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। सही। हाँ, उनका सोर्स ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मामू के पास भी वो अमाउंट आया है तो वो किस सोर्स से आया, कोई बिजनेस करते हैं, वो कोई जॉब करते हैं, ये तमाम चीजें लगती हैं। तो इसका कोई इतना बड़ा ऐसा इशू होता नहीं है और वो कंसिडरेशन में रहता है, एम्बेसी की उस पे वीजा लग जाता है। ठीक है जी, चलिए जी, बहुत शुक्रिया शाज़ेब भाई, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हुई। और जो स्टूडेंट्स हैं वो जो ये सवाल करते रहते हैं कि भाई नहीं हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो अगर आपकी फैमिली में, आपके मामू के पास, आपके रिलेटिव्स के पास, खाला वगैरह के पास, यानी जो आपके करीबी रिलेटिव्स होते हैं, क्लोज़ आपका जो हल्का अहबाब है, उसमें अगर किसी के पास बैंक स्टेटमेंट है और वो आपकी हेल्प करना चाहें तो हेल्प कर सकते हैं और आप जा सकते हैं पढ़ने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए। चलिए जी,
लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो इस तरह से कुछ अप्लाई करें और स्कॉलरशिप पर ही उनकी जो है वो सारी चीज़ें आसानी से हो जाएं, तो बहुत अच्छी बात है। वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और टॉपिक है ज़बरदस्त किस्म का, उसको डिस्कस करेंगे, फिर करेंगे ढेर सारी बात। वेलकम बैक। तो भाई मेकअप ट्रेंड्स के ऊपर बात करेंगे कि आजकल क्या मेकअप ट्रेंड्स हैं और किस तरह का मेकअप हो रहा है। अभी के बाद शादी सीज़न जो है वो इन है और हमारे जो प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं ना वो सारे ही बहुत बेस्ट हैं, जिनमें से एक ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट ने आज हमें ज्वाइन किया है। बहुत ही बेस्ट हैं, बड़ा ज़बरदस्त इनका काम है, वकार हुसैन इनका नाम है और इतना अमेजिंग काम करते हैं। और इनकी क्या बात है, मतलब इनसे पूछते हैं, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है कि भाई मेकअप ट्रेंड्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। भाई वकार कहाँ हैं आप? पहले तो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, आजकल फिर मेकअप ट्रेंड की बात करते हैं। मेकअप मैंने इस दफा, क्योंकि मैं फिल्म की शूटिंग में बिजी था, तो मैंने सिर्फ एक टेलीफिल्म की थी, एक और इसके अलावा जो है वो OTT प्लेटफॉर्म के लिए, यूट्यूब के लिए कुछ काम किया है। बस इसके अलावा जो है वो ज्यादातर मेकअप ही है। अच्छा, तो वकार मेकअप ट्रेंड्स क्या हैं आजकल? ड्रामों में क्या ट्रेंड है और जिस तरह से शादी सीजन इन है उसमें क्या ट्रेंड है, थोड़ा सा लोगों को बताएं। देखिए, आप जो आजकल 2026-27 में अगर आप देखते हैं तो इसमें जो है वो बिल्कुल बेसिक मेकअप, अच्छी स्किन पे अब लोग ज्यादा तवज्जो देते हैं और हम भी ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं कि अगर आपकी स्किन अच्छी है तो मेकअप भी आपको कम से कम लगाना पड़ेगा। नो मेकअप इन, और नो मेकअप से ज्यादा स्टाइलिंग बहुत ज्यादा इन है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस जैसे पहले होता था कि बहुत मेकअप आपने किया हुआ हो, लॉट्स ऑफ कॉन्टोरिंग, लॉट ऑफ डार्क आई शेडोज, नो। अब जो है वो ट्रेंड थोड़ा सा लाइट की तरफ आ गया है। और वैसे भी अब समर है, समर में और भी, और जो शादियां गर्मियों में आ रही है उसमें तो है कि स्टाइलिंग ज्यादा है rather than मेकअप। के मेकअप जो है वो कम से कम इन बालों पे, इन कपड़ों पे, इन ज्वेलरी पे ज्यादा है। सही। अच्छा, अभी वकार जैसे आपने कहा ना कि अब ये जो समर सीजन है, अब ये जो शादियों का सीजन है, अब ईद के बाद फौरन से इसमें मेकअप थोड़ा कम है, स्टाइलिंग पे ज्यादा है। स्टाइलिंग क्या, हाँ मतलब हेयर डू किस तरह होना चाहिए? मेकअप तो चले, हाँ जी जी। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे जो लोग आते हैं उनमें डिफरेंट, जैसे वेन्यूज पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आपका वेन्यू ऐसा बैंक्वेट है जहाँ पर AC चल रहा है तो आप बिल्कुल बाल खोलें, आप कर्ल्स करा सकते हैं, आप ओपन ब्लो, आप ब्लो ड्राई करा सकते हैं। लेकिन जैसे अगर आपके आउटडोर, जो हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आउटडोर वेडिंग्स हैं या थोड़ी इस तरह की वेडिंग्स है जैसे लॉन में है या हॉल में है, इस तरह है, तो कोशिश करेंगे टाई अप रखें, क्योंकि पाकिस्तान का आजकल इतनी ह्यूमिडिटी है। अगर आप ब्लो ड्राई करा के जाते हैं तो आपका पहुंचते वेन्यू पे बाल फ्रीजी हो जाता है। तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि ज्यादातर जो है वो टाई अप हेयर रखें। और आजकल जो है वो टाई बन बहुत इन है, टाई अप हेयर वैसे बहुत ज्यादा इन है और वो लगते भी अच्छे हैं। आई थिंक उसमें ज्वेलरी भी ज्यादा इनहेंस होती है। तो आप आजकल देखिए शादियों में ट्रेंड चल रहा है, उसमें ज्यादातर लोगों ने टाई अप हेयर ही रखे। हाँ बिल्कुल, टाई अप ही रखे। चोटियां परांदे दोबारा से परांदे इन है वकार, परांदे इन हो गए, देखें आप, और इतने जबरदस्त लग रहे हैं। और भी आपको बताऊं, बीच में एक ट्रेंड आया था जिसमें सिर्फ ब्लो ड्राई, आयरनिंग और यही सभी चल रहा था। लोग ओपन हेयर को ज्यादा कंसीडर कर रहे थे। सही। और जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ आपको, जो हम लोग ब्राइड्स बनाते थे या पार्टी मेकअप, तो हम लोग जी वकार की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है और वकार जैसे हमें ज्वाइन करेंगे तो फिर हम बकेंगे। और वकार जिस तरह से बात कर रहे थे ना कि परांदे इन है, तो उन्हें वकार से पूछना था कि ये जो आजकल परांदों का फैशन है और बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, तो इसके ऊपर चलें जी। पीछे से तो परांदा आपने हेयर डू कर लिया, बट आगे से जो है क्या स्टाइलिंग होनी चाहिए उसके साथ, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों का ना मुख्तलिफ फेस होता है, तो उस हिसाब से फिर आपको स्टाइलिंग भी करनी चाहिए। वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर वकार से बातें करेंगे। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है स्टाइलिंग के हवाले से और हम परांदे की बात कर रहे थे कि आजकल परांदा जो है ना वो बहुत इन है और नए नए स्टाइल के बड़े मज़े के परांदे जो हैं वो आए हुए हैं। वकार हमारे साथ हैं। वकार, परांदे तो इन हैं और बड़े डिफरेंट स्टाइल में, वो शीशे वाले काम वाले परांदे हैं,
लेकिन ना लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि उनको फ्रंट से अपना हेयर डू समझ नहीं आ रहा, परांदे तो डाल लेते हैं। अब किसी के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा स्टाइल ऐसा सूट नहीं करता कि जो बहुत कसे हुए बाल हैं पीछे से, तो वो क्या स्टाइलिंग करें परांदों के साथ? देखिए ये डिपेंड करता है आपके फेस शेप पे कि आप पे क्या सूट करता है। देखिए जो जेल बैक है वो हर इंसान के ऊपर सूट नहीं करता। हाँ, तो आप ये हो सकता है कि अगर आप बीच की मांग निकाल के आप थोड़ा सा चेहरे पे बाल भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, बहुत सारे स्टाइल है जो आप परांदे के साथ कर सकते हैं। सही। और आजकल जो परांदे हैं ना उसके साथ तो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग है, फिर आप ज्वेलरी जो है वो कैरी कर सकते हैं, मजे मजे के इयरिंग्स पहन सकते हैं। गोटे वाले परांदे आ गए, गोटे हाँ, वाले परांदे गोटे वाले परांदे, बिल्कुल सही सही। तो अभी जो आपने ये शूट्स के लिए मेकअप किए हैं, टेलीफिल्म्स के या मूवीज जो भी आप कर रहे हैं, उसमें क्या स्टाइलिंग की है आपने, जरा ये तो बताएं। देखिए जो मैं अभी फिल्म कर रहा हूँ जो है वो फिजाली मिर्जा के साथ नवीन कुरैशी डायरेक्टर है उसमें, तो मैं उसके साथ में कर रहा हूँ। तो उसमें फिल्म्स के अंदर ना अब मेकअप बहुत रियलिस्टिक हो गया है। जैसे पहले फिल्म्स आप देखें अब टॉपिक्स डिफरेंट हो गए, बहुत नेचुरल की तरफ आ गए, तो मेकअप भी बहुत सुपर नेचुरल होता है कैरेक्टर के हिसाब से। जैसे अगर आपने मेरी फिल्म देखी हो लोड वेडिंग, तो लोड वेडिंग में महविश का जो कैरेक्टर था वो एक तो गांव की लड़की का था जो बिल्कुल गांव में रहती है। तो उसमें हमने बिल्कुल सीधे बाल रखे हैं, चोटियां बांधी हैं, कोई कर्ल्स नहीं किए, कोई ब्लो ड्राइज नहीं किए, लेंसेज नहीं लगाए, कोई ऐसे हैवी मेकअप। तो डिपेंड ऑन द कैरेक्टर। फिल्म में तो ज्यादातर कैरेक्टर बेस ही होता है, लेकिन आजकल फिर भी बहुत हम क्लोज टू वेरी नेचुरल। और अब जब से कैमरास हमारे पास इतने जबरदस्त हम इस पे काम कर रहे हैं, तो उस पे जब आप पोस्ट प्रोडक्शन पे जाते हैं तो उसके बाद आप बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जब आप उसमें कलर करेक्शन है, ग्रेडिंग है, तो उसमें अब हम लोगों को कैमरा हमने पढ़ा है प्रॉपर कि इस कैमरे के लिए कैसा मेकअप होगा, जो आफ्टर ग्रेडिंग आफ्टर ड्यूरेशन लॉस क्या रिजल्ट आएगा। तो फिर मेकअप इज टोटली डिफरेंट। सही। अच्छा वकार, जिस तरीके से भी आप कह रहे थे ना कि आजकल ज्यादा एम्फेसाइज इस बात पर करते हैं कि जो भी कि अगर किसी की शादी है या कोई एक्ट्रेस है, किसी के शूट्स का मेकअप है या व्हाटएवर, मेकअप के लिए स्किन अच्छी होनी चाहिए, और फिर उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी हैं, स्मूथ हो, फिर वन टोन हो। लेकिन अब वो लोग जिनकी स्किन टू टोन है, या वो लोग जो जिनकी स्किन थोड़ा डल है या ज़्यादा जो है ना वो विटिश की तरफ है, वाइट है, तो उन लोगों को किस तरह की बेस कैरी करनी चाहिए फिर? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि बेस आपके फेस पे तभी खूबसूरत लगेगी जब आपकी स्किन अच्छी होगी। क्योंकि देखिए फाउंडेशन आपके जो आपके डार्क टैनिंग छुपा सकती है, आपकी डिस्कलरेशन छुपा सकती है, लेकिन आपके कोई अगर दाने हैं या कोई मार्क्स है तो वो तो नहीं छुपा, उसको आभार तो नहीं छुपा सकती। तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा केकी भी लगता है और टेक्सचर लगती है स्किन। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखें। आप स्किन, पहले जमाने में स्किन की इतनी चीजें नहीं होती थी, लोग नॉर्मली बस फेशियल पे ही इत्तेफा करते थे। अब इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, इतनी सारी चीजें हैं, और बस स्किन को ओवर जो मैं आजकल फेस कर रहा हूँ खवातीन के चेहरे पे, उन्होंने हर यूट्यूब की चीज देख के, हर डॉक्टर की बात सुन के, उन्होंने इतने हर तरह के एसिड मुंह पे लगाना शुरू कर दिए जिसकी वजह से उनकी स्किन बेकार हो रही है। हर स्किन के लिए हर चीज नहीं होती, तो अपनी स्किन टाइप को जान के स्किन टाइप के हिसाब से अपनी स्किन को ठीक करें, ना कि उसमें सब कुछ लगा दें कि वो स्किन बर्बाद ही हो जाए। स्किन बर्बाद ही हो जाए। अच्छा, स्किन कैसे प्रेप करनी चाहिए, क्या चीजें इनिशियली लगानी चाहिए बेस लगाने से पहले वकार? देखिए मैं स्किन सबसे पहले तो आपकी अच्छी स्किन, अगर आपकी स्किन के ऊपर पोर्स है तो किसी आइसिंग करने ताकि स्किन टोन हो जाए, या ठंडे पानी से मुंह धो लें। उसके बाद एक अच्छा प्राइमर, एक अच्छा मॉइस्चराइजर होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छा, और मॉइस्चराइजर के लिए अगर आपने मेरा चैनल देखा हो डिफरेंट शेड्स ऑफ वकार, उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताई ये चीजें कि आपके स्किन के बाज़ दफा ऐसा होता है कि आपकी स्किन ड्राई है और आपने जो है वो ऑयली स्किन वाला मॉइस्चराइजर लगा लिया, तो वो तो आपकी स्किन पे डिजास्टर ही पैदा करेगा, क्योंकि आपने तो ऐसा मॉइस्चराइजर लगाया जो आपकी स्किन के बिल्कुल बरखिलाफ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट योर स्किन कि अगर कोई जेल बेस्ड प्राइमर है या जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है तो वो ऑयली स्किन के लिए है, और अगर आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइजर बेस्ड लगाना है, अगर आपकी ड्राई या वेरी ड्राई स्किन है, तो मॉइस्चराइजर अच्छा होना जरूरी है, फिर अच्छा प्राइमर होना जरूरी है, देन बेस की सिलेक्शन कि आपकी स्किन के ऊपर कौन सी फाउंडेशन सूट करती है। इसके लिए अब तो हम सब भी इतना चैनल से थ्रू बताते हैं, यूट्यूब पे भी इतना है, इंस्टाग्राम पे भी इतना है, तो आई थिंक अब स्किन के बारे में जानना इतना मुश्किल नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि आप देखते हैं कि कुछ लोगों का मेकअप ना बहुत डिजास्टर हुआ होता है और उनको समझ नहीं आ रही होती कि ये हमने डे लाइट के लिए किया था, ये इवनिंग में कौन सा मेकअप होगा। तो जरा ये बताइए।
बिल्कुल इस तरह बहुत सारी चीजें हमारे पास भी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको पता नहीं होता स्किन के बारे में। उन्हीं के लिए अब हम लोगों ने चैनल्स भी बनाए हैं, उन्हीं के लिए अब इन्फॉर्मेशन भी दी है, तो उसके लिए उनको थोड़ी सी खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी कि अगर वो देख रही कि उनकी स्किन पे इतने डिजास्टर हो रहे हैं तो स्किन के बारे में जानने की स्किन उनकी क्या है, स्किन टाइप क्या है, क्या वो सही फाउंडेशन लगा रही हैं, क्या वो सही प्राइमर यूज कर रही हैं, क्या वो सही मॉइस्चराइजर यूज कर रही हैं। हाँ। आप सोचिए छोटी सी बात बताता हूँ, एक किसी इंसान की स्किन जो है वो ऑयली स्किन है और उसने ऑयली स्किन ड्राई स्किन वाला मॉइस्चराइजर लगा दिया, हाँ। तो उसकी स्किन पे मॉइस्चराइजर की मिकदार डबल हो गई। फिर उसने प्राइमर भी गलत लगा लिया, अब उसके बाद जब फाउंडेशन भी गलत लगा लेगी तो फिर तो बेइज्जती ही गलत हो गई। हाँ। तो चाहे वो कितनी ही महंगी प्रोडक्ट हो, चाहे वो आप गुची लगाएं, सरमानी लगाएं, अगर आपकी स्किन टाइप में मैच नहीं करती तो फायदा नहीं है। फायदा नहीं है। अच्छा, सन ब्लॉक भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, वो ठीक है लगाना? देखिए सन ब्लॉक पे भी यही चीज मैं इसलिए बार बार इस चीज को बता रहा हूँ कि सन ब्लॉक पे भी अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप वो सन ब्लॉक यूज करेंगे जो जेल बेस हो या वाटर बेस हो। अच्छा। और अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है या एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है, देन यू हैव टू गो फॉर अ क्रीम और लोशन बेस्ड सन ब्लॉक। हमारे यहाँ ज्यादातर जो है वो जो मार्केट में अवेलेबल है वो क्रीम बेस्ड है और हमारे यहाँ 90% लोग की स्किन जो है वो ऑयली है, जो ज्यादा स्किन पे ऑयल प्रोड्यूस करती है और वो लगाते हैं वो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर सनब्लॉक, जिससे उनकी स्किन आप देखें व्हाइट भी लगने लगती है और ग्रीसी भी हो जाती है, तो वो सनब्लॉक मजीद उनको परेशान ही करता है। सही। अच्छा वकार, ये बताएं कि आजकल ना वो ग्लो मेकअप और शाइनिंग और ये सारे मेकअप जो हैं बहुत ज़्यादा इन है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि लोग शाइनर अगर लगा रहे हैं तो वो चीक्स के ऊपर इस तरह लगाते हैं कि वो अजीब सा लग रहा होता है, लगता है कि वो बाहर आ रहा है। ग्लो वाला मेकअप ना कैसे कर सकते हैं? बेसिकली ये होता है कि हाइलाइटर्स जब आप फेस पे लगाते हैं तो एक तो हाइलाइटर की क्वालिटी के उसके ग्रैन्यूल्स बहुत ज्यादा, वो बहुत लाइट होना चाहिए और उसको हाइलाइटिंग की उसी जगह लगाएं जो हाईलाइट से अगर आप अपने चीक्स पे लगा रहे हैं तो जो आपकी जो हाई बोन होगी, चीक बोन होगी, उस पे आप हल्का लगा के उसको ब्लेंड करें, ना कि आप पूरे चीक्स पे लगाएं। अक्सर ये होता है कि खवातीन ने पूरे फेस पे शाइनर लगा लिया होता है, तो उससे क्या होता है कि वो थोड़ी देर में वो एक पूरा ऑयली फेस हो रहा होता है और वो बहुत ऑफ लग रहा होता है। सही, चले जी। सिर्फ हाईलाइटिंग एरिया जो हाईलाइटेड एरिया है बस वहीं पर ही आप हाईलाइटिंग करें, अदरवाइज सही। बिल्कुल, आपको हाईलाइट करना है वहां पर हाईलाइट करें। वकार हमारे साथ थे। वकार, आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आपको ये सारी टिप्स जो वकार ने बताई हैं ये समझ आ गई होंगी, ज़रूर अप्लाई करें और जब कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट आपको कोई भी टिप देना तो ज़रूर उसको रखा करें, सामने मद्देनजर रखा करें, अप्लाई किया करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक और पर्सनैलिटी से आपको मिलवाएंगे। वेलकम बैक। भाई खाने पीने की बात करते हैं, मौसम बदल रहा है, खानों के अंदाज बदल रहे हैं और भाई क्या कुछ बदल रहा है, खानों का स्टाइल बदल रहा है। अब क्योंकि समर्स आने वाली हैं, ऑलमोस्ट आ गई हैं, अब क्या होता है कि लोग इसमें हल्के फुल्के खाने खाना पसंद करते हैं और जितना विंटर्स में अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया होता है, जो ज़बरदस्त चीज़ें की होती हैं, वो जो है उससे हटके थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाता है, लोग हल्की फुल्की ग़िज़ाओं पे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी डिनर भरपूर करते हैं। मतलब जो दिन में अगर आपने दाल चावल खा लिए हैं लेकिन उसके बाद रात का डिनर अच्छा होना चाहिए, तो गर्मियों में कैसे खाने होने चाहिए, क्या कुछ पकाएं, बात करने के लिए हमारे साथ शेफ़ वजिया मौजूद हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजिया, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सबा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वजिया ये बताएं आज क्या बता रही हैं आप हमें, गर्मियों में क्या क्या खाना चाहिए, क्या पकाना चाहिए? अच्छा सबा, चूंकि गर्मियां अभी आ रही हैं, उनकी बस आमद है, जुलाई जून में बहुत सख्त गर्मी आ जाती है, तो आज के एपिसोड में आप लोग बहुत से मशरूबात की रेसिपीज मिलेंगी, कुछ ऐसे तस्कीन दे खानों की रेसिपी मिलेगी जिससे आप लोग जो है आपकी गर्मियों में जो गर्मी होगी ना वो यूं भाग जाएगी। चले बस हमें आप गर्मी भगाने वाली ऐसी डिशेस बताएं जिससे हमारी गर्मी यूं करके भाग जाएगी। भाई स्टार्ट करें वजिया। अच्छा सबा, हम सबको पसीना बहुत आता है और हम डिहाइड्रेट हो जाते हैं, और चूंकि हमारा काम ऐसा होता है, हम लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं
और बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा होता है, तो बहुत अच्छी आज मैं आप लोगों को मशरूबात की रेसिपीज बताऊंगी जिससे आपको तकवीयत भी मिलेगी, आपका जो एनर्जी लेवल है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि मौसम में ना कांजी, काली गाजरों की कांजी जो है ना, हाँ। वो इन हो जाती है। वजिया और क्या, केलों कौन सी में डिश बताई आपने? कांजी, कांजी। हमारे यहाँ पंजाब में कांजी, अच्छा, काली गाजर होती है, जैसे अच्छा। लाल गाजर होती है ना, हाँ, हाँ, हाँ। वैसे एक अब में काली गाजर होती है। उस अच्छा। काली गाजर की ना कांजी बनती है, अरे जो कि वाह। जिगर के लिए और डिहाइड्रेशन के लिए, जिन लोगों को जॉन्डिस हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, उन लोगों के लिए बहुत जबरदस्त होती है। और यकीन करें इतनी टेस्टी होती है कि आप लोग ग्लास से ग्लास पिएंगे ना, आपके मैदे को भी तकलीफ पहुंचेगी और आप देखिएगा कि आप फिट फाट हो जाएंगे। तो उसकी रेसिपी सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जी। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, आपने लेनी है काली गाजर, ठीक है, जैसे लाल गाजर होती है वैसे काली गाजर आपने लेनी है। उसको आप लोगों ने छील लेना है। छीलने के बाद आप उसको बड़े बड़े चंक्स में काट लेना है, ठीक है, मतलब कि लंबी लंबी कटोरों में काट लेना है। तकरीबन आप 1.5 किलो गाजरे ले लें। हाँ। उसके बाद उसमें एक मर्तबान लेना है, जो मर्तबान होता है जिसके अंदर हम अचार भी डाल रहे होते हैं, वैसा आपने मर्तबान लेना है। हाँ। उसके अंदर आपने गाजरों को डालना है, कटी हुई गाजरों को। साथ आपने उसमें डालना है नमक, तकरीबन 1 टेबल स्पून, राई, जो राई ये प्रिजर्वेटिव भी है इसका, और इससे खटाई भी बहुत जबरदस्त आएगी। ये अच्छा। खट्टी खट्टी ना मशरूबात होती है, एक मशरूब होता है। आपने इसके अंदर डालनी है 1 टेबल स्पून, बिल्कुल हाफ स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, और आपने इसके अंदर डाल देना 6 से 7 गिलास पानी। ओके। और इसको आपने 4 दिन के लिए ढककर फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देना है। 4 दिन फर्मेंटेशन हो जाएगी, इसकी भूनी के अंदर असर आ जाएगा, गाजरों का पानी में आ जाएगा। साथ जो है जो कहते हैं राई का जो फ्लेवर है ना, वो बहुत ही जबरदस्त आ जाएगा। उसके बाद जब फर्मेंट हो जाएगी, आपने इसको उठाकर फ्रिज में रख देना, ठीक है। अब जितना पानी आप डालेंगे इसके पीने के लिए, उतना पानी आप डेली के अंदर डालते जाएंगे, और आपकी जबरदस्त कांजी जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आपने पीनी है, रोज पीनी है, और जितने पानी निकालेंगे उतने ग्लास की आप इसके अंदर पानी मजीद डाल के इसको फ्रिज में रख देंगे, और जब तक ये खत्म नहीं होती, इसका जो गाजरों का असर है वो पानी में आता जाएगा। सही, अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त भाई, ये कांजी बनाने का तो जबरदस्त तरीका वजिया ने हमें बताया। अच्छा वजिया, खानों में क्या कुछ बताएं कि खाने क्या बना सकते हैं, फिर उसके बाद एक और फिर हम इसी तरह से कोई लाइटर जो है ना वो जूस के बारे में बात करेंगे या लाइटर चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जी, गर्मियों में डिनर में क्या बनाएं? क्योंकि मिर्च मसाले इतने जो है, हम स्पाइसी ऑब्वियसली शौकीन है खाने के, सब स्पाइसी खाना चाहिए होता है, लेकिन जो खानों में ना आप लोग जो है सब्जियां आ जाती हैं, गर्मियों की अपनी खास सब्जियां हैं, जिसमें टींडे हो गए, चटनियां हो गई, घिया हो गया, ये हम लंच में जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर हम साथ, लेकिन आप कोई भी खाना आप बनाएंगे ना, आपके साथ जो कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करना है। आप यकीन करें, आप मटन भी खा लेंगे ना, आप कच्ची लस्सी का पी लेंगे ना, आपको तकलीफ पहुंचेगी, और आपके सीना, बेसिकली गर्मी में क्या होता है कि आपका सीना नहीं होना चाहिए, तो सीना आपका जो है ना वो बिल्कुल टकोर में रहेगा। तो घिया हो गया, टींडे हो गए, चटनियां हो गई, उसके बाद जो है क्या कहते हैं हलवा कद्दू आ जाता है, तो ये, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सब्जियां नहीं खा रहे होते, तो चिकन की आइटम्स भी बना सकते हैं, घिया बना लें, चिकन में बना लें, उसके बाद आलू चिकन बना लें, लेकिन मसाले जो है अपने लाइट रख, मसाले अपने लाइट रखें, लेकिन साथ कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर लें, साथ जो है आप लोग जो है वो इस तरह की मशरूबात कहते हैं जो आपको तकवीयत दे। अच्छा, अब आपने इतनी सारी डिशेस माशाल्लाह से बताई हैं, इसमें से किसी एक की रेसिपी भी बताइए भाई। जी जी, मैं आपको बहुत जबरदस्त कीमा की रेसिपी बताती हूँ, जो कि जिसमें आप बीफ का कीमा भी मिल जाएगा और आपको साथ सब्जी भी मिल जाएगी, तो एमैल्गमेशन हो जाएगा इसका, बहुत जबरदस्त कीमा की रेसिपी आप लोग को बता रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लेना है बीफ का कीमा तकरीबन आधा किलो, ठीक है। अच्छा, सही। और आपने लेने हैं 1 किलो के जितने टींडे, ठीक है, और टींडों को आपने बिल्कुल छोटा छोटा काट लेना है, बिल्कुल टींडे ना आपने जैसे प्याज भी छोटा रफली चॉप करते, वैसे आपने टींडे को ना बिल्कुल बारीक बारीक,
उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पैन में लेना है तकरीबन आधा कप के जितना ऑयल, ठीक है, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और तकरीबन 2 मीडियम साइज के प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छा। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, आप इसके अंदर ऐड कर देना है बीफ कीमा तकरीबन आधा किलो, ठीक है। ठीक, सौते करना है, कीमे का कच्चापन खत्म हो, उसके अंदर आप ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्चों का पाउडर हाफ टी स्पून, चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून, जीरा 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून। ओके, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उससे डाल देंगे तकरीबन 2 टमाटर, जिसको आपने थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंडर में ब्लेंड करना है, वो टमाटर की पेस्ट। अब आपने अच्छी तरीके से भुनाई करनी है कि टमाटरों का पानी खत्म हो जाए, मसाला बन जाए। जो ही मसाला कीमे का बन जाएगा, आपने उसके अंदर कटे हुए टींडे डाल देने। सही, टींडे डालने के बाद आपने उसके अंदर 1 हरी मिर्च बारीक काट के डाल देनी है और उसको सही। थोड़ा सा अच्छा, ढकने के बाद आप जब डालेंगे तो हरा धनिया के साथ उसको एंजॉय करें। और जबरदस्त आपका जो टींडे कीमा है वो चपाती के साथ मक्खन लें अरे और वाह। देसी घी वाले चोपड़े के साथ लस्सी का गिलास लें। sorted। अच्छा जी, चलिए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त आपने जो है वो रेसिपी बताई है। अच्छा भजिया, ये बताएं मीठे में क्या बनाया जा सकता है? अच्छा, मीठे में हाँ। आप लोग रोजाना की बेशक आप बनाएं, लेकिन आप थोड़ी सी रोजाना या दूध- वीकेंड पे, मतलब? अच्छा, मैं रोजाना का भी आपको बता रही हूँ। हाँ, आप अगर खाएंगे तो आपने चीनी इस्तेमाल नहीं करनी, प्लीज चीनी इस्तेमाल नहीं करनी। अच्छा, आप जो है, ठीक है, प्लांट एक्सट्रैक्टेड शुगर है, ना ज्यादा महंगी होती है। आप शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि डायबिटिक लोग भी होते हैं, और वैसे भी चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्हाइट शुगर बहुत अच्छी होती है आपके हेल्थ के लिए। आप स्टीविया ऐड कर लें, आप गुड़ ऐड कर लें, जो आप जिसको दिल कर रहा है, क्योंकि रोज रोज रात को मुझे तो स्पेशली मीठे की बहुत क्रेविंग होती है। थोड़ी सी आपने दूध लेना है, ठीक है, उसको आपने जो है बॉईल करना है। सही। यहाँ बता रही हूँ जो कि ठंडी करके आप ठंडी गरम गरम मत खाइएगा, ठंडी करके सर्व करके खाइएगा, ठीक है। आपने ना दूध लेना है तकरीबन 1 किलो के जितना, उसको इतना बॉईल करना है कि वो आधा किलो रह जाए। वीकेंड के लिए आपको रेसिपी बता रही हूँ। हाँ। आपने इसके अंदर इलायची डाल तकरीबन 2 से 3 अदद। जो ही इलायची कर आ जाएगी, वो आ जाएगी दूध में, आपने लेनी है बारीक सेमियां और उसको आपने थोड़ा सा रोस्ट करके थोड़ा चूरा करके वो दूध में डाल देनी। सही, उसको आपने पकाना इतना कि थोड़ा सा वो ना मिक्सी हो जाए। सही, बाद आप उसके अंदर स्टीम करें या फिर थोड़ी सी ब्राउन शुगर ऐड कर लें या गुड़ ऐड कर लें। हाँ। और बादाम के साथ उसको गार्निश करें और जबरदस्ती मीठी सेवियां, क्योंकि ईद भी गुजरी है अभी और इसी रिवायत पर हम लोग चल रहे हैं। आप कस्टर्ड सही। बना लें, जेली बना लें, चले जी। तो ये आप हाँ। पे डिपेंड करते। चलिए जी, बहुत ज़बरदस्त आपने रेसिपीज बताई हैं हमें भजिया, और फिर कनेक्ट करेंगे आपको इंशाल्लाह। और इसी तरह आप अच्छी अच्छी रेसिपीज हमें बताते रहिए। शो में यह वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। तो भाई, खाने पीने की बात हो ही रही है और इस हवाले से अभी वजिया ने हमें बहुत सारी रेसिपीज बताई। अब हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है अदनान भाई ने, जो कि बहुत ज़बरदस्त शेफ हैं। उनसे पूछते हैं, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। और ईद मुबारक, काफ़ी लेट। हाँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अदनान भाई जो है हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन में भी आए थे और हमें बड़े मज़े की रेसिपीज बता कर गए थे। अच्छा अदनान भाई, क्या आज आप बना के लेके आए हैं? क्या रेसिपी बता रहे हैं? सिंपल सी इजी सी रेसिपी लाए हूँ। हाँ। पराठा टिक्का रोल है। हाँ। और ये कि थोड़ा सा कि लोगों को थोड़ा चेंज मिल जाए। हाँ। वैसे तो तेल में फ्राई हुई हुई है, सही। ज़ाहिर है पिछले जो आपने पूरे रमज़ान गुजारे डेफिनेटली वो आपने फुल जो गुजारे ऑयली गुजारे, लेकिन थोड़ा चेंज देने के लिए लाया कि थोड़ा सा एक अच्छा रहे, थोड़ा सा एक माउथ फील चेंज हो। सही। तो इसकी रेसिपी बताइए, ये कैसे इसमें बने जो भाई? पराठा है वो घर कबाब पराठे बने हुए हैं। हाँ, टिक्का बोरा पराठा है। सिंपल सी रेसिपी है। 2 कप आप फाइन फ्लावर ले लें, सफ़ेद आटा जो होता है उसमें आधा कप आप मैदा डाल दें। अच्छा, मैदा जो होता है उसमें शाइन देता है। सही। आटा आपने गूंद लिया और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दें और साथ नमक डाल दें और उसको गूंद के कुछ देर छोड़ दें, 10 to 15 मिनट। उसके बाद उसके पेड़े बनाएं
और उसके पेड़े बना के ऑयल लगा के 10 मिनट छोड़ दें सही, और देन फिर उसको फ्राई कर लें। फ्राई कर लें जी सही। तो अच्छा ये है जी जो अदनान भाई लेके, अदनान भाई जरा दिखाइएगा ताकि sure, ये कैमरे देखें। में जो है वो नजर आ सके। ये चीज वो थोड़ा सा उसको ऊपर करके दिखाएं कि भाई ये है जी अदनान भाई का जो ये तिक्का पराठा जो है वो जी। लेकर आए। ये कबाब पराठा है भाई, जी तिक्का पराठा है। तिक्का पराठा। हाँ कबाब नहीं है, तिक्का पराठा। इजीएस्ट वे पराठा। और सिंपल है, घर पे हर कोई बना सकता है। हाँ। और रेसिपी के साथ ये कि रेसिपी के साथ जी ये कि एग्जैक्टली। सही, ठीक। अच्छा ये बताएं, ये बड़ा सिंपल है और बड़े आसानी से बन जाता है, लेकिन लोग जब इसको बनाने जाते हैं ना तो सोचते नहीं पता नहीं कितनी मेहनत लगेगी एंड ऑल दैट। तो ये तो बड़े मज़े का तिक्का पराठा बनाया है। ये तिक्का पराठा एक्चुअल में कब सर्व करना चाहिए? डिपेंड करता है, वैसे तो आपकी हाई टी वगैरह में भी चल सकता है। हाँ हाई टी में भी एक अच्छा ऑप्शन है लोगों के लिए। अच्छा सही। डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डिनर या लंच में यूज़ करें। हाई टी में एक अच्छा होता है, लोगों को ये होता है समटाइम लोग होते हैं कि समोसे वगैरह को लाइक नहीं करते, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा शौकीन है खानों के, उनके लिए थोड़ी सी लाइटर डिश है जी, ना। exactly. तो वो इसको शाम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वो होता है ना कि अगर आप पिकनिक पे जा रहे हैं या हाँ, आउटडोर exactly, जा रहे outdoor जा रहे हैं हैं। तो आप बना के लेके जा सकते हैं। तो ये पिकनिक के लिए ठीक है, मतलब अगर एग्जैक्टली बना के ठीक लेके है। जाना चाहें। आप पिकनिक के लिए भी बहुत कन्वीनियंट वे, ज़्यादा हाँ, मैसी नहीं है, messy ज़्यादा नहीं आपको वो है कि आप कन्वीनियंट आपने खोला और रैप किया हाँ और कर बिल्कुल, लिया। वो उससे ये होता है कि थोड़ी सी डिस्पोजेबल चीजें हो जाती है ना, तो वो बेहतर होता है, ज़्यादा क्योंकि जो आपके लोग सालन वगैरह इस तरह की चीजें बना के लेके जा रहे होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है। हैक्टिक भी हो जाता है, प्लस फिर आपको बर्तनों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। हाँ बर्तनों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो भाई आज क्योंकि वीकेंड है और आप सबने अपना वीकेंड जो है वो जाहिर सी बात है प्लान किया होगा, तो कल संडे है तो आप कल संडे को शाम में भी ये बना सकते हैं, आप चाहें तो आज शाम को भी बना सकते हैं। तो हमने आपको बताइए एक ज़बरदस्त सी लाइटर सी डिश, और ये है जी तिक्का पराठा, और ये आप बना सकते हैं। अच्छा हर किसी के बनाने का ना अदनान भाई स्टाइल अलग अलग है। डेफिनेटली। हाँ तो अब आपका जो स्टाइल है, जिस स्टाइल से आप बनाते हैं, ये बाकियों से कैसे मुख्तलिफ है ये बताएं। मतलब बहुत सारे तरीकों से बनता होगा तिक्का पराठा। डेफिनेटली कोई है कि बहुत से लोग सूजी भी डाल देते हैं, भीगी भी सोक करके डाल देते हैं, मिल्क पाउडर भी डाल देते हैं, फिर वही जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा मीठा। अच्छा ये जो है वो थोड़ा क्रिस्पी है, या फिर समटाइम्स इट हैपेंस ना कि बहुत ज़्यादा उसमें घी होता है या बहुत ज़्यादा नम जो है वो डिपेंड करता है फ्राइंग के ऊपर, ऑयल के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो उसको किस टेम्परेचर पर फिर फ्राई करें? मीडियम हॉट करके हाँ। देन फिर उसको फ्राई करें, लेकिन ज़्यादा क्रिस्प ना करें, क्योंकि क्रिस्प जब करते हैं, जब आप रोल करते हैं ना, हाँ। तो वो आपके ना ब्रेक होने लगता है। क्योंकि समटाइम्स लोग कभी कभी ये होता है कि वो ये जब भी डिश बना रहे होते हैं, अगर घर में स्पेशली बना रहे हैं, चलिए जी बाहर से खाते हैं तो वो तो उसका जायका डिफरेंट होता है, लेकिन घर में बना रहे होते हैं तो पराठा बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है या उसमें बहुत ज़्यादा घी होता है। तो अगर ऐसा हो जाए तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या ये तो फिर आप टिश्यू जो होते हैं, हमारे पास बहुत अच्छी कंपनीज के अवेलेबल हैं, आप उनसे एब्जॉर्प्शन करवा लें। लेकिन उसका बेस्ट वे जो है, आप जो बात कर रही हैं सही कह रही हैं, बाज़ अगर लोग समोसे फ्राई करते हैं वो करते हैं, तो वो असल में चक्कर ये होता है, जैसे आप एक तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तेल का टेम्परेचर आप जरूर देख लें कि वो क्या है, मीडियम हॉट है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो कि जैसे आप डालें तो फौरन वो क्रिस्प हो जाए। मीडियम हॉट आपका बेस्ट वे, और फिर फ्राई करते हुए दोनों साइड से, और साथ में एजेस जब आप स्पून यूज कर रहे हो स्पाइडर की, तो वो साइडों से आप थोड़ा सा ना इसको प्रेस करती रहें। तो वो एक टिप है कि आपके लिए बहुत बेस्ट वे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिस्पी भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा मीडियम रहेगा, क्योंकि फिर वो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिस्पी हो जाए ना, फिर वो ऐसा लगता है कि आप जैसे पापड़ खा रहे हैं या चिप्स खा रहे हैं, तो वो फिर नहीं करना चाहिए। अच्छा बहुत सारे लोग जब फ्राई करते हैं कोई भी चीज़ ना, तो जब वो फ्राई कर रहे होते हैं तो वो जैसे समोसे हैं या कोई भी चीज़ है, पकौड़े हैं, तो वो क्या करते हैं कि फिर वो चमचा उस तरह से हिला नहीं रहे होते या वो छोड़ देते हैं डाल के उसमें। तो अभी किस तरह से उसको करना चाहिए, पकाना कैसे चाहिए? देखिए समोसे या पकोड़े या नगेट्स है या कुछ भी आप इस तरह की फ्राइंग डीप फ्राइड वाली चीज़ें बनानी है, तो जैसे ही आप पोर करें उसमें डालें, 5-6 मिनट छोड़ दें उसी के अंदर मीडियम हॉट में, क्योंकि अगर आप जैसे आपने चमचा चलाया उसकी कोटिंग या उसका टेक्सचर खराब हो जाता है। ओके, तो वो फिर आप उसके जब देख लें कि टेक्सचर थोड़ा सा मेंटेन हो जाए, देन फिर यू कैन फ्लिप करें, और फिर उसको जैसे भी वो है आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपको वो है कलर उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इधर है। अच्छा शाम की चाय के साथ क्या क्या चीज़ें और सर्व की जा सकती है, क्या बनाई जा सकती है? देखिए मैंने तो अभी रिसेंटली, वैसे जनरली मैं लेके नहीं आ सका, निम्को बनाया था, होममेड निम्को बनाया था, जरूर नेक्स्ट किसी उसमें आया तो शो में जरूर आपको शेयर करूंगा। बहुत सिंपल इजी, और आप जब घर पे बनाते हो तो एक जो मैं जनरली बताऊं, एक वो लोगों की एक चाहत होती है और लोग जब पसंद करते हैं, ये भी चीज़ मैं जनरली बोलूँ मार्केट में अवेलेबल है, खरीद सकते हैं, लेकिन जब आप बनाते हैं घर पे तो वो लोग जब तारीफ करते हैं और वो मेहनत होती है, तो वो आपको लगता है कि मैं समझता हूँ कि कीमत पूरी हो जाती है। कीमत पूरी हो जाती है, तो मैं शाम के, वैसे आप जो स्नैक्स की बात कर रही हैं, तो उसमें सिंपल से आपके ये हैं कि
जैसे कि अगर ब्रेड ले ली जाए, ब्रेड के ऊपर हल्का सा मायोनीज लगा के और तिक्का चंक्स डाल के आप उसको दूसरी ब्रेड रख के और उसको सर्व कर सकते हैं। चाहे तो हल्का सा फ्राई कर लें, या बर्गर में कोई चीज़ आप बर्गर में भी एग्जैक्टली बर्गर में भी टिक्का के आप डाल सकते हैं। तो अंडा भी डाल सकते हैं फ्राई करके, उसके अंदर आप बिल्कुल बर्गर वाला टेक्सचर देके शामी बर्गर भी बन जाते हैं। तो आलू भी आप कर चाहें तो आलू को बॉइल करें, आलू क्रश करके डाल सकते हैं, आलू के छोटे टिक्की बना के वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, वो तो डिपेंड करती है कि पीपल की रिक्वायरमेंट्स क्या है। हाँ भाई, आप लोग क्या पसंद करते हैं वो आप लोग शाम की चाय के साथ जो है वो ज़रूर खा सकते हैं। और वीकेंड होता है ना, तो लोगों को यूजुअली जो लोग रात में, अगर उनको ये है कि वो रात में डिनर करने जाएंगे, तो वो क्या होता है शाम में कुछ चाय के साथ ले लें, या संडेज को वो अगर देर से सो के उठते हैं या नाश्ते के बाद, तो उनको कुछ इस तरह की चीज़ें चाहिए होती है चाय के साथ। तो वो बताइए हमें अदनान भाई ने। अदनान भाई आपका शुक्रिया, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला, स्टूडियोज आए। अच्छा जी, शो का टाइम एंड अप हो गया है जनाब वीकेंड। आपने अच्छे से अपना वीकेंड गुजारना है और ज़रूर हमारा शो देखना और हमें बताना है हमारी सोशल साइट पर कि हमारा शो आपको कैसा लगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप वॉचिंग सीरियस।